दोस्तों, इस क्लास के पहले पार्ट में बिल वाइज डिटेल से संबंधित कई महत्वपूर्ण ऑप्शंस हम सीख चुके हैं। यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो बिल वाइज डिटेल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास के इस पार्ट में हम इससे संबंधित कई और महत्वपूर्ण ऑप्शन समझने वाले हैं। इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है और इससे संबंधित सारी जानकारियां पहले पार्ट में दी गई हैं। अब मैं कस्टमर्स को बेचे जा रहे माल की और उनसे प्राप्त राशि की बिल वाइज डिटेल्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस बताने वाला हूं। यहाँ मैंने अपने कस्टमर श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी को 2 बार पहले माल बेचा है, जिसकी एंट्री मैंने सेल्स वाउचर टाइप में कर ली है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली एंट्री है 2 अप्रैल 2020 को श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी को गेहूं बेचे 5 क्विंटल 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से और मक्का बेची 5 क्विंटल 2050 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। यहाँ मैंने पहले से ही सेल्स की एंट्री कर ली है और बिल वाइज डिटेल्स में न्यू रेफरेंस ले लिया है। जब माल बेचने की एंट्री की जाती है तब टेली द्वारा वाउचर नंबर को ही रेफरेंस नंबर के तौर पर ले लिया जाता है, इसलिए टेली ने यहाँ पर इस वाउचर के नंबर को ही रेफरेंस के तौर पर ले लिया है। आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद टेली ने ऑटोमेटिकली क्रेडिट डेज 10 ले लिए हैं, क्योंकि इस कस्टमर का लेजर बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 10 दिन लिया गया था और 10 दिन जोड़कर ड्यू डेट 12 अप्रैल ले ली है। इसी प्रकार से मैंने अगली एंट्री भी कर ली है जो आपकी स्क्रीन पर है और इसकी बिल वाइज डिटेल्स भी एंटर कर ली है। दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने श्रीनाथ को पहले 2 बार उधार माल बेचा हुआ है और 15 अप्रैल को अगला माल बेचा जा रहा है, किंतु अभी तक पिछले दोनों बिलों का भुगतान हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश या ध्यान नहीं होने से हम पिछली पेंडिंग के बावजूद भी भविष्य में उधार माल बेचते चले जाएं, जो कि व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इससे बचने के लिए टेली में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए पहले मैं F2 की प्रेस करके डेट को 15 अप्रैल कर लेता हूँ। अब एक बार फिर से श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी के लेजर को पार्टी अकाउंट नेम में ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की है, टेली ने एक वार्निंग मैसेज दे दिया है कि श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी के 2 बिलों की ड्यू डेट से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब यदि आप चाहें तो जब तक पुराना हिसाब क्लियर न हो जाए, आप इस कस्टमर को और माल बेचने से मना कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इस पार्टी को और माल बेचना चाहें तो आपको सिर्फ एंटर की प्रेस करना होगी और आगे एंट्री उसी प्रकार से हो जाएगी जैसे सामान्यतः होती है। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए कस्टमर्स के लेजर बनाते समय चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस पर सेट करना होगा। अब हम समझ लेते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के एडवांस ऑप्शन को। यहाँ हम हमारे कस्टमर से भविष्य में किए जाने वाले विक्रय के लिए एडवांस की एंट्री कर लेते हैं। 5 अप्रैल 2020 को हंसमुख भाई से एडवांस प्राप्त हुए 6000 रुपए। तो प्राप्ति की एंट्री के लिए पहले F6 की प्रेस करके वाउचर टाइप को रिसीट वाउचर टाइप में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद क्रेडिट में उस कस्टमर का लेजर ले लेते हैं जिससे एडवांस राशि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम हंसमुख भाई का लेजर ले लेते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस ले लेते हैं। यदि एडवांस प्राप्त करने पर हमारे द्वारा कस्टमर को कोई रसीद दी गई हो तो उसका नंबर यहाँ लेना है। यदि इसके द्वारा बैंक आदि के माध्यम से एडवांस दिया गया हो तो चेक नंबर आदि को भी यहाँ रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ADV 01 ले लिया है। अमाउंट में कस्टमर से प्राप्त राशि एंटर कर देते हैं। यदि इसी एंट्री में किसी और माध्यम से भी एडवांस प्राप्त हुआ हो तो यहाँ पर ले लें, अन्यथा एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन ले लें। डेबिट में कैश या बैंक जिस भी माध्यम से राशि प्राप्त हुई हो वह लिया जा सकता है। मैं यहाँ पर कैश के लेजर को ले लेता हूँ। दोस्तों, अब इस कस्टमर को की गई सेल की एंट्री देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2020 को हंसमुख भाई को गेहूं बेचे 20 क्विंटल 2080 रुपए के भाव से। मैंने इस सेल की एंट्री कर दी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब बिल वाइज डिटेल्स को देख लेते हैं। अगर की जा रही सेल के एवज में पहले से पूरी राशि एडवांस प्राप्त की हुई है तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस नहीं लेना है, बल्कि अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन को ही लेना है। यदि सेल के एवज में पूरी राशि एडवांस प्राप्त नहीं हुई है तो भी जितनी राशि एडवांस प्राप्त हो चुकी है उसके लिए अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन को लेना है और सिर्फ बची हुई राशि के लिए ही न्यू रेफरेंस लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन को ले लेता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहे एडवांस के रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी एडवांस की राशि 6000 रुपए है। अब यहाँ पर बची हुई राशि के लिए रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है, जहाँ पर हमें न्यू रेफरेंस लेकर इस एंट्री का वाउचर नंबर ले लेना है, जो कि भविष्य में बकाया राशि को ट्रैक करने में सहायक होगा। चूंकि इस बिल की राशि 41,600 रुपए में से 6,000 रुपए एडवांस के पहले ही प्राप्त कर लिए गए थे, इसलिए इस बिल का अमाउंट 35,600 रुपए ही दिखाई दे रहा है। नरेशन एंटर करने के बाद इस वाउचर को भी सेव कर लेते हैं। अब इस कस्टमर के लेजर को चेक कर लेते हैं। हम चाहें तो जैसे पहले पार्ट में सप्लायर्स के लेजर चेक किए थे वैसे ही DAL की सीक्वेंस प्रेस करके इसे भी चेक कर सकते हैं
किंतु मैं अभी आपको सप्लायर्स व कस्टमर्स के लेजर चेक करने का एक तरीका और बता देता हूं। इसके लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाकर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर जाना होगा और उसके बाद आउटस्टैंडिंग्स पर जाकर इंडिविजुअल लेजर देखने के लिए लेजर पर एंटर करना होगा। आप चाहें तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर की सीक्वेंस DSOL भी प्रेस कर सकते हैं। यहां से हम हसमुख भाई के लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ पेंडिंग बिल की जानकारी ही दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम इस क्लास के पहले पार्ट में डिटेल में सीख चुके हैं, कंट्रोल के साथ B प्रेस करके रेंज ऑफ बिल्स टाइप को ऑल बिल्स पर सेट कर देते हैं। अब अल्टर के साथ F1 प्रेस करके इसे डिटेल मोड में कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवांस में प्राप्त हुई राशि का एडजस्टमेंट और विक्रय की पेंडिंग अमाउंट सभी डेट वाइज और डिटेल में दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के ऑन अकाउंट ऑप्शन को। यदि क्रय या विक्रय की हमें बिल वाइज जानकारी नहीं है तो ऐसे क्रय या विक्रय और उनके एवज में भुगतान या प्राप्ति की एंट्री के समय हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को ऑन अकाउंट रखना होगा। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक कस्टमर का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर का नाम है जैन ब्रदर्स इंदौर। इस कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपए है, तो हम यहाँ पर 45,000 एंटर कर देते हैं। एंटर की प्रेस करने पर टेली द्वारा इस ओपनिंग बैलेंस का बिल वाइज ब्रेकअप मांगा जा रहा है। मुझे यहाँ पर सिर्फ 15,000 और 10,000 रुपयों के दो बिल्स की जानकारी है, जो मैं एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार 25,000 रुपयों की बिल वाइज डिटेल मैंने एंटर कर दी है, किंतु बचे हुए 20,000 रुपयों की मुझे बिल वाइज जानकारी नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बचे हुए अमाउंट को टेली ने ऑन अकाउंट ले लिया है। इस पार्टी से जब भी कोई ऐसी राशि प्राप्त होगी जिसके बिल्स की जानकारी हमें नहीं है, तो उस समय भी हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को ऑन अकाउंट ही रखना होगा। अब हम इस कस्टमर से प्राप्ति की एक एंट्री कर लेते हैं। मैंने F6 की प्रेस करके वाउचर टाइप रिसीट वाउचर टाइप में चेंज कर ली है और क्रेडिट में पार्टी का लेजर ले लिया है। एंटर की प्रेस करने पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट लेना होगा, क्योंकि हमें इस राशि की बिल वाइज डिटेल पता नहीं है। मैंने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिया है और एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट ले लेते हैं। डेबिट में कैश के लेजर को ले लेते हैं। इस वाउचर को सेव कर देते हैं। अब इस पार्टी के लेजर को चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन बिल्स की हमारे द्वारा डिटेल एंटर की गई थी उन्हें उनके बिल नंबर के साथ दिखाया गया है और बाकी के अमाउंट को ऑन अकाउंट हेडिंग के अंतर्गत दिखाया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी ऑप्शन और बता देता हूँ। दोस्तों जब हम किसी क्रेडिटर या डेटर का लेजर बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 दिन सेट किया हुआ है, तो बिल वाइज डिटेल एंटर करते समय टेली ड्यू डेट या दिन में हमें चेंज करने की अनुमति नहीं देता है और लेजर बनाते समय दिए गए दिन ही बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। यदि हम यहाँ पर ड्यू डेट बदलना चाहें तो F12 की से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ओपन करना होगी, किंतु यदि इस स्टेज पर आप F12 की प्रेस करते हैं तो यह शॉर्टकट की यहाँ पर काम नहीं करेगी। इसके लिए पहले आपको बैक स्पेस की प्रेस करके पीछे आना होगा और अब F12 की प्रेस करके मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस पर सेट करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टेली यहाँ पर हमें दिन सुधार करने की अनुमति दे रहा है। तो लेजर बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट किया होने के बावजूद भी यदि आप क्रेडिट डेज या ड्यू डेट को बदलना चाहें तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सेल या परचेज के एक ही बिल को एक से ज्यादा ड्यू डेट्स कैसे दें। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी अमाउंट की सेल या परचेज होने पर विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को एक से ज्यादा बार में भुगतान की छूट दे दी जाती है। तो इसके लिए बिल वाइज डिटेल्स कैसे एंटर की जाएगी उसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 15 अप्रैल 2020 को श्री माधव ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा गेहूं 200 क्विंटल 1810 रुपए के भाव से और मक्का 500 क्विंटल 1790 रुपए के भाव से। बिल नंबर 2020-21/48। पेमेंट कंडीशन 10 दिन बाद 5 लाख रुपए, 20 दिन बाद 5 लाख रुपए और शेष राशि 30 दिन बाद। तो मैंने यहाँ पर परचेज की एंट्री कर ली है और अब बिल वाइज डिटेल्स को एंटर कर देते हैं। टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। अब आपको यह करना है कि इनवॉइस नंबर के साथ हमें A, B, C या अन्य कोई सफिक्स ऐड कर लेना है ताकि हमारी इच्छानुसार इस बिल के भाग किए जा सकें। तो हम यहाँ पर इसके साथ ABC जोड़ देते हैं। अब पेमेंट कंडीशन के अनुसार दिन और रुपए एंटर कर देते हैं। एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि ये सारे रेफरेंस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और इनकी ड्यू डेट्स भी अलग अलग दिखाई दे रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको लेजर चेक करते समय काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस और बता देता हूं। इसके लिए पहले हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर कर देते हैं, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पर एंटर करके आउटस्टैंडिंग पर एंटर कर देते हैं और इस बार यहाँ पर हम रिसीवेबल्स पर एंटर करके रिसीवेबल्स यानी प्राप्त होने वाली बिलों की डिटेल को चेक कर लेते हैं। हमें हमारे कस्टमर से जो भी बिल लेना बाकी है वे सभी बिल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, किंतु अभी ये अलग अलग डेट के अनुसार जमे हुए हैं। यदि हम चाहते हैं कि एक कस्टमर के सारे बिल्स एक साथ दिखाई दें तो हमें लेजर वाइज बिल्स बटन पर क्लिक करना होगा या शॉर्टकट की F8 को प्रेस करना होगा। टेली ERP9 में इसकी शॉर्टकट की अल्टर के साथ F7 है। तो शॉर्टकट की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि एक पार्टी से संबंधित सभी बिल्स एक साथ आ गए हैं और टेली ने इनकी टोटल भी लगा ली है। यदि आप फिर से इन्हें वैसे ही अरेंज करना चाहते हैं जैसे ये पहले थे तो एक बार फिर से इसकी शॉर्टकट की प्रेस कर दें, ये बिल्स फिर से वैसे ही अरेंज हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन और बता देता हूँ, यदि हम इन बिल्स को एज वाइज अरेंज करना चाहें तो साइड बार पर दिए एजिंग मेथड बटन पर क्लिक कर दें या शॉर्टकट की F6 प्रेस कर दें। आप एजिंग बिल की डेट से या ड्यू डेट से जैसे भी करना चाहें वैसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर एजिंग बाय ड्यू डेट ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको दिन एंटर करना है, जितने दिनों के अनुसार आप एजिंग करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 10, 20 और 30 दिन एंटर कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई और दिन भी एंटर कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ड्यू डेट के अनुसार 10 दिन से कम वाले बिल एक साथ अरेंज हो गए हैं, 10 से 20 दिन वाले बिल्स एक साथ अरेंज हो गए हैं और 20 से 30 दिन वाले बिल्स एक साथ अरेंज हो गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी पार्टीज जिनसे पूरे वर्ष में इक्का दुक्का ही उधार लेन देन के ट्रांजेक्शन होते हैं और वे भी बहुत कम राशियों के, जिनके लिए हम अलग से लेजर बनाकर लिस्ट ऑफ लेजर्स को अनावश्यक रूप से लंबी नहीं करना चाहते, तो बिना लेजर बनाए उनके खाते कैसे मेंटेन किए जाएंगे। इसके लिए पहले हम एक लेजर बना लेते हैं जिसका नाम हम सन्ड्री रख सकते हैं या उद्धृत या विविध रख सकते हैं, जिसे अपनी आवश्यकता अनुसार आप चाहें तो लेनदारों व देनदारों के लिए अलग अलग लेजर बना सकते हैं या एक ही लेजर बनाकर सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लेजर बना लिया है जिसका नाम रखा है विविध और इसे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है। चूंकि यह किसी एक पार्टी का लेजर नहीं है इसलिए इसका पता आदि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसे समझने के लिए कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री है 15 अप्रैल 2020 को रमेश को 300 रुपए उधार दिए। मैंने पेमेंट वाउचर टाइप में इसकी एंट्री कर ली है, जहां पर डेबिट में भी बनाया गया लेजर विविध ले लिया है और अब इसकी बिल वाइज डिटेल्स एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हर पार्टी के लिए पहली बार में न्यू रेफरेंस लेना है और नेम में उसका नाम एंटर कर देना है। यदि कोई ड्यू डेट देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 दिन एंटर कर देता हूँ। क्रेडिट में कैश का लेजर ले लिया है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अगली एंट्री है 20 अप्रैल 2020 को मनीष को 400 रुपए उधार दिए। मैंने इसकी भी एंट्री कर ली है और बिल वाइज डिटेल्स में मनीष का नाम एंटर कर दिया है। क्रेडिट में कैश का लेजर लेकर इसे भी सेव कर लेते हैं। एक एंट्री अब प्राप्ति की कर लेते हैं। 25 अप्रैल 2020 को मनीष से प्राप्त हुए 200 रुपए। इसकी एंट्री रिसीट वाउचर टाइप में कर ली है, जहां क्रेडिट में विविध का लेजर ले लिया है। बिल वाइज डिटेल्स में अगेंस्ट रेफरेंस लेकर मनीष का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर प्राप्त हुए अमाउंट को एंटर कर देते हैं। यहां डेबिट में कैश का लेजर ले लिया है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे भी सेव कर लेते हैं। अब मैं की सीक्वेंस DSOL प्रेस करके विविध का लेजर चेक करके बता देता हूं। अल्टर के साथ F1 प्रेस करके इसे डिटेल में देख लेते हैं। इस प्रकार आप चाहें तो इन पार्टीज के लेजर बनाए बिना भी इनका अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि ट्रेडिंग से संबंधित अकाउंट होते हैं उनके लिए बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन की जाए। यदि आप चाहते हैं कि बिल वाइज डिटेल्स को नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए भी मेंटेन किया जाए तो अब हम वह भी समझ लेते हैं। इसे समझने से पहले मैं बता दूं कि नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स होते क्या हैं। तो दोस्तों लोन्स, एडवांसेज और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आदि नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। साथ ही बिल वाइज डिटेल्स को नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए एक्टिवेट करके हम खर्चों आदि के बिल्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसे समझने के लिए पहले नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं। तो जो लेजर हम बना रहे हैं वह है लोन टू स्टाफ। इसे हम लोन्स एंड एडवांस असेट्स ग्रुप में ले लेते हैं। अभी यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो टेली प्राइम में इसे एक्टिवेट करने के लिए लेजर बनाते समय F12 की प्रेस करके मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल के नीचे दिए फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो को यस पर सेट करना होगा। इससे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप इसे यस या नो सेट कर सकते हैं। यदि आप इसे सिर्फ कुछ ही नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स पर यस करना चाहते हैं और यह नहीं चाहते कि यह ऑप्शन लेजर के दौरान यहां दिखाई दे, तो आप इसे F12 की से खोली गई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पर जाकर नो ही रहने दें
और कंट्रोल के साथ आई प्रेस करके मोर डिटेल्स में बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन पर जाकर यस पर सेट कर दें। इससे भी यह ऑप्शन हमारे द्वारा बनाए जा रहे लेजर पर एक्टिवेट हो जाएगा। टेली ERP9 में से एक्टिवेट करने के लिए F11 की प्रेस करके फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो को यस पर सेट करना होगा। अब हम इस लेजर को सेव कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम स्टाफ को लोन देने की एंट्री करेंगे या उस लोन की इंस्टॉलमेंट प्राप्त करने की एंट्री करेंगे, तब डेटर्स व क्रेडिटर्स के समान ही इस लेजर में भी बिल वाइज डिटेल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर बिल वाइज डिटेल्स की एंट्री की जा सकेगी। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स के सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझ चुके होंगे और यह क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपके कोई डाउट्स या सुझाव हों तो कमेंट्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।